sections. Okay, today we are going to read about thorax. Okay, so let's see what all topics have been previously asked from thorax. Okay, सबसे पहले जो है we are going to move on to ribs. सबसे पहले ribs के बारे में पढ़ेंगे. And let me remind you once again, we have to cover maximum topics in 1 hour. That is why I'll be little fast. Okay, so kindly bear with it. सबसे पहले हम रिब्स की बात कर रहे हैं. हम जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे कि रिब्स जो है हमारी, सबसे पहले फर्स्ट टू सेवेंथ रिब जो है हमारी, फर्स्ट टू सेवेंथ रिब जो है उसे हम कहते हैं हमारी ट्रू रिब्स. क्यों इनको ट्रू रिब्स क्यों कहा गया है? क्यों? बिकॉज रिब्स से मतलब है समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर स्टर्नम. ठीक है, आपके रिब केज से रिलेटेड है. नाउ वो रिब्स जो कि एंटीरियरली आकर आर्टिकुलेट करते हैं आपके स्टर्नम के साथ और पोस्टीरियरली जाके आर्टिकुलेट करते हैं आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ, तो वो होती हैं हमारी ट्रू रिब. बेसिकली हम आगे वाला आर्टिकुलेशन ही सबसे पहले देख रहे हैं. दैट इज जो आपकी रिब्स हैं उनके कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वो आर्टिकुलेट कर रहे हैं स्टर्नम के साथ, तो वो ट्रू रिब है जो कि रिब नंबर 1 से 7 तक है. देन रिब नंबर 8 to 12. नाउ दीज रिब्स, these do not articulate with the sternum directly. वो कैसे आर्टिकुलेट करते हैं? वो उनसे एक हायर ऊपर जो रिब है उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं. ठीक है, सो नाउ दे आर नॉट आर्टिकुलेटिंग विद द स्टर्नम. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फॉल्स. ठीक है, वाइल सॉरी, आई वुड लाइक टू मेक, यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन कीजिए. लेट मी जस्ट मेक इट. ये जो 8 to 12 दिया है ना, इसकी जगह इसको 8, 9, 10 ही सिर्फ है. Only 8, 9, 10 are the 8, 9 and 10 are the false ribs, while 11 and 12 वो जो है एंटीरियरली ना तो उनका स्टर्नम से कोई आर्टिकुलेशन है, ना नेक्स्ट हायर जो रिब है उससे कोई आर्टिकुलेशन है, वो कंप्लीटली फ्री है एंटीरियरली. इसलिए रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. ठीक है, तो रिब नंबर 1 to 7 are the true ribs, rib number 8, 9 and 10 are the false ribs, and 11 and 12 are the floating ribs. Okay, moving on to the next topic. Now next topic is about the intercostal muscles. ठीक है, इसमें हमें बेसिक चीज समझनी है. हमारे पास है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है. सबसे पहले जो है आउटर मोस्ट इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, देन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एंड इंटरनल से हमारा है इंटरनल मोस्ट जो है हमारी, जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है. ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल. अब इस चीज में जो हमें जो पॉइंट याद में रखना है ना, वो ये है कि ये जो आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल है और दूसरी जो आपकी ये इनर मोस्ट है, इन दोनों के बीच में जो है हमारे न्यूरोमस्कुलर जो बंडल्स होते हैं ना, न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स, वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिसमें इन द ऑर्डर ऑफ वैब, ऊपर से लेकर नीचे तक के ऑर्डर में, वी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व, ये इस ऑर्डर में प्रेजेंट होता है इस एरिया में. ठीक है, intercostal vein, intercostal artery and intercostal nerve, which you can remember by the mnemonic of Van. लेकिन another point to note is जो first intercostal space है, ठीक है, जो first intercostal space है वहां पर जो ये order है is not like this. वहां पर जो order है that is nav. That is what we have. Let me just hold on for a moment. Okay, वहां पर जो ये ऑर्डर है दैट इज नैव, विच इज नर्व, आर्टरी एंड वेन. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इंटरकोस्टल वेन्स के बारे में हमें इतना ही जानना है. नेक्स्ट हम अगर मूव करें ना, मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल मसल ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन की प्रिंसिपल मसल क्या है? नाउ इट इज बेसिकली द डायफ्राम. डायफ्राम है, पर डायफ्राम के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डायफ्राम है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. स्टार मार्क हो गया. इसके अलावा अब ये चीज देखिए, इंस्पिरेशन स्टार्ट्स विद आई. ठीक है, तो इंस्पिरेशन के लिए जो मसल डायफ्राम के साथ यूजफुल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ना कि इंटरनल इंटरकोस्टल.
वहीं हम जब एक्सपिरेशन की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर एक्सपिरेशन स्टार्ट्स विद ई, बट मसल जो उसमें हेल्प कर रही है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल, नॉट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो ये एक तरीका है उसको याद रखने का। तो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में वी हैव द प्राइमरी और द चीफ मसल इज द डायफ्रम, एंड जो उसके अलावा जो मसल है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ऑलराइट, वाइल अगर हम एक्सपिरेशन की बात करेंगे, एक्सपिरेशन की जो हमारी चीफ मसल है वो हमारी है इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है। लेकिन ये चीज देखिए, इंस्पिरेशन जो एक प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो वहां पर हमारी चीफली डायफ्रम जो है इन्वॉल्व होती है, और जो एंड along with that there are certain accessory muscles as well। उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि what out of these is not an accessory muscle? Now what all are accessory muscles? They are sternocleidomastoid, स्केलेनस ग्रुप एंड पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। ये हमारी एक्सेसरी मसल्स हैं। वाइल अगर हम एक्सपिरेशन की बात करेंगे, तो एक्सपिरेशन में हमारा एक्सपिरेशन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है, वो सिर्फ लंग्स के इलास्टिक रिकॉइल की वजह से अकर कर रहा है। उसमें एक्चुअली में अगर हम बोलें चीफली की कोई मसल इन्वॉल्व है तो वो नहीं होती। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग, डीप एक्सपिरेशन करते हो, तो उसके अंदर जो हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं ना, दे आर इंटरनल इंटरकोस्टल, एंड जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं हमारी, वो भी हमारी हेल्प करती हैं इन ब्रीदिंग। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द thorax। let me just come to that। ओके, अब अगर हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ थोरैक्स की बात करें ना, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हेयर यू कैन सी दिस इज द असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा, दिस इज द असेंडिंग आयोटा, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा, एंड दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा। और डिसेंडिंग आयोटा में ही जो पहला पार्ट है ये थोरैसिक आयोटा है, और उसके नीचे फिर आपका एब्डोमिनल आयोटा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा है ना, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देता है। ये देखिए, ये है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये आप देख रहे हो, ये है हमारा डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा, और इससे हमारी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाली जो ब्रांचेस है ना, ये these branches, these branches, these branches, all these are posterior intercostal arteries, these are coming from the descending aorta, जो कि हर एक इंटरकोस्टल स्पेस में एक है, ठीक है। हर एक इंटरकोस्टल स्पेस में डिसेंडिंग आयोटा एक एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देता है, ठीक है, वन इन ईच इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन हमारी जो पहली फर्स्ट, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट और जो सेकंड है वो डिसेंडिंग आयोटा से अराइज ना होकर वो बल्कि अराइज कर रहे हैं हमारी फ्रॉम द सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये आप देख रहे हो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, इससे जो है हमारा फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी अराइज कर रही है, बाकी सारी डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा से अराइज कर रही है, और हर एक जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसके लिए एक होती है, ठीक है। वाइल जो रेस्ट हमारी 3 से 12 तक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा। फाइन, तो यही है हमारा। तो जो पूरा जो आर्टीरियल सप्लाई है थोरैक्स का, वो इन दो की वजह से है, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज एंड एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। इसमें से वी हैव रेड अबाउट द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की डिसेंडिंग आयोटा से वो अराइज करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव द वीनस ड्रेनेज ऑफ द थोरैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए इसको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, ऑल्दो ये भी सिंपल है पर हम एक अपना बनाकर पढ़ते हैं। ओके, कमांड थोड़ा सा हो सकता है, इट माइट नॉट बी बहुत अच्छे से विजिबल ना हो, बहुत अच्छा डायग्राम ना हो, बट आपको हेल्प करेगा जरूर पढ़ने में। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर है ये वी हैव दिस इज द SVC, ठीक है। नीचे है हमारा IVC, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी यहाँ पर है ये देखिए हमारी जो अजाइगस वेन। नाउ सबसे पहले जो ड्रेनेज है थोरैक्स की वो है अजाइगस वेन के थ्रू, ठीक है। थोरैक्स का जितना भी वीनस ब्लड है वो ड्रेन करता है सुपीरियर वेना कावा पे। ये है आपका सुपीरियर SVC। वो SVC में ड्रेन करता है वाया द अजाइगस वीनस सिस्टम,
ठीक है। अब ये चीज देखिए, अजाइगस का मतलब क्या होता है? अजाइगस का मतलब होता है समथिंग विच इज अनपेयर्ड, ठीक है, जो कि सिंगल हो। तो अजाइगस वेन हमारी सिर्फ राइट साइड पर है, इट इज ओनली ऑन द राइट साइड, we do not have a zygous vein on the left side, mark that point. Okay, now what happens is कि जो हमारा राइट साइड है वहां से जितना भी ब्लड होता है ना, वीनस ब्लड, वो ड्रेन करता है वाया दी अजाइगस वेन इनटू दी एसवीसी। ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव द सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स है हमारे पास, वी हैव सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, let me just mark it. Okay, now what happens is कि हमारी यहाँ से लेफ्ट से जो इंटरकोस्टल वेन्स हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, वो हमारी अजाइगस वेन में ड्रेन करती हैं और वो फिर ड्रेन करता है इनटू द एसवीसी। लेकिन एक यहाँ पर है हमारी जो कि राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है। राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो डायरेक्टली जो है वो अजाइगस वेन में ड्रेन कर रही है और फिर अजाइगस वेन इज ड्रेनिंग इनटू एसवीसी। लेकिन यही चीज अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे वी डू नॉट हैव द अजाइगस वेन। तो वहां पर जो हमारी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, वो जो है वो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू दी, ये एसवीसी है ना, इसका ये लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन की एक ब्रांच है और ये इसकी एक राइट ब्रेकियोसेफेलिक की एक ब्रांच है। तो अब ये तो हमारी अजाइगस वेन हो गई, इसमें बहुत सारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स जो हैं वो यहाँ पर ड्रेन कर रही हैं। अब यहाँ पर जो सुपीरियर, राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन जो है वो तो हमारी ड्रेन करती है इनटू द अजाइगस वेन एंड देन अजाइगस वेन ड्रेन्स इनटू द एसवीसी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारी लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है, अब क्योंकि राइट साइड पे कोई अजाइगस वेन है ही नहीं, तो जो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है ना, वो ड्रेन करती है पहले इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक एंड देन दैट ड्रेन्स इनटू द एसवीसी। ओके, सो इट इज लाइक दिस। उसके अलावा नाउ व्हाट हैपेंस इज कि लेफ्ट साइड पे हमारी और भी लंबर वेन्स हैं, उसके अलावा इंटरकोस्टल वेन्स हैं। तो वो सारी क्या होती हैं, अब आप ये देखिए, बहुत सारी ये लंबर वेन्स हैं, हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, ये सारी जो हैं अबव दी, जो अम्बलाइकस से ऊपर है, वो सारी जो है हमारी ड्रेन कर रही हैं इनटू अनदर वेन विच इज एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। ठीक है। और जो उससे नीचे हैं, जो लंबर के रीजन की होंगी, ये थोरैक्स के रीजन की हैं, ये लंबर रीजन की हैं कुछ, और कुछ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स भी हैं। तो ये सारी जो हैं ड्रेन करती हैं इनटू दी हेमियाजाइगस वेन, और ये एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन एंड हेमियाजाइगस वेन, ये दोनों ड्रेन करते हैं इनटू दी अजाइगस वेन। ठीक है। तो यू गॉट दिस कि हमारे पास क्या है कि अजाइगस वेन जो है बॉडी से वीनस ब्लड को ड्रेन कर रहा है इनटू दी एसवीसी। अब यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इंटरकोस्टल वेन्स है ना, वो अजाइगस वेन में ड्रेन करती हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द इवन द राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन आल्सो ड्रेन्स इनटू द अजाइगस। लेकिन हमारी लेफ्ट साइड पे वी डू नॉट हैव अजाइगस वेन, दैट इज व्हाई वहां पे जो लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो ड्रेन करती है इनटू द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है। बाकी जो इंटरकोस्टल हमारी पोस्टीरियर और एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, जो ऊपर के एरिया की हैं, थोरैसिक रीजन की हैं, वो ड्रेन कर रही हैं इनटू द एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन। ठीक है, विच इज इवेंचुअली ड्रेनिंग इनटू द अजाइगस वेन। एंड जो नीचे के एरिया के रीजन की है, लंबर रीजन की जो हैं, वो सब जो हैं और जो साथ में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हैं, दे आर ड्रेनिंग टुगेदर इनटू द हेमियाजाइगस वेन, वो हेमियाजाइगस वेन के थ्रू and finally draining into the azygous vein. So this is how it is occurring. So इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि what all does not drain into the azygous vein. ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, एक्सेसरी हेमियाजाइगस वेन, hemiazygous vein and left superior intercostal vein. So it's the left superior intercostal vein which does not drain into the azygous vein. It drains into the left brachiocephalic vein, okay, which eventually drains into the SVC. Fine. So this is what is being asked from this. Moving on to the next. Next we have the lymphatic drainage of the thorax. इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें मेनली यही पढ़ना है कि ये जो हमारा आपकी फिगर देख रहे हो ना, ना thoracic duct जो है that is the main duct जो कि हमारी lymphatic drainage of the thorax जो है हमारी करती है।
ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज थोरैक्स की जो है कौन कर रहा है, इसकी थोरैसिक डक्ट। इसको हम पिक्वेंट डक्ट जो है इसे भी कहते हैं। ये बेसिकली थोरैसिक डक्ट जो है हमारी, जो डायफ्राम में जो एओर्टिक ओपनिंग होती है ना एट द T12 के लेवल पर, वहां से ये एंटर करती है, एब्डोमेन से निकलकर थोरैक्स में पहुंचती है, ये थोरैसिक डक्ट। इट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द सिस्टर्ना काइले। फाइन, नाउ ये बनती कैसे है थोरैसिक डक्ट? थोरैसिक डक्ट जो है वो बेसिकली बनती है बाय द जंक्शन। ये जो आप थोरैसिक डक्ट देख रहे हो ना, ये थोरैसिक डक्ट है। अब इसका अगर आप देखोगे कि हमने स्टार्ट तो हमने बता दिया कि टेंटस फ्रॉम एब्डोमेन से थोरैक्स में वो एंटर कर रही है थ्रू द एओर्टिक हियाटस व्हिच इज एट द लेवल ऑफ T12, बट it ends by opening into the angle of the junction between the जो लेफ्ट सबक्लेवियन है आपकी, लेफ्ट सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगलर वेन। इंटरनल जुगलर वेन, ये आप देख रहे हो, इंटरनल जुगलर वेन और ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। इन दोनों का जहां पर जंक्शन होता है ना, वहां पर ये एंड कर जाती है। It ends by opening into the angle of the junction between the right jugular vein and the right subclavian vein। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि where does it open, कि जो हमारी thoracic duct है how does it end? It ends by opening into the junction of right internal jugular vein, मतलब right and left दोनों साइड पर ऐसा है, internal jugular vein and the your subclavian vein, इन दोनों के जंक्शन पे ये एंड होता है। नाउ व्हाट डज इट डू एंड व्हाट एरियाज डज इट ड्रेन्स? इट ड्रेन्स, नाउ जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट है ना, हियर यू कैन सी हमारी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, you can note this right lymphatic duct, जो हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट है, वो हमारा ये जो एरिया आपने देखा है which has been marked, ये एरिया जो है पूरा का पूरा, this upper quadrant right upper quadrant is drained by the right lymphatic duct and rest of the body, ये पूरा जितना जो marked एरिया नहीं है, that whole area is being drained by the thoracic duct। ठीक है, तो इस राइट अपर क्वाड्रेंट के रीजन में क्या क्या आता है? इस रीजन में हमारा राइट अपर लिम्ब आ रहा है, राइट साइड ऑफ द थोरैक्स आ रहा है, राइट साइड ऑफ द हेड एंड नेक आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया, हेड एंड नेक का राइट साइड का एरिया, थोरैक्स का राइट साइड का एरिया एंड राइट आर्म जो है, राइट अपर लिम्ब है, उसका पूरा एरिया, दैट इज बीइंग ड्रेन्ड बाय द राइट lymphatic duct while rest of the body is being drained by the thoracic duct। Okay, moving on to next, now we have the nerve supply of the diaphragm or the thorax। so it's basically जो motor nerve supply है that is by the right and left phrenic nerve। इसमें जो हमें याद रखना है ना, वो रूट वैल्यू याद करनी है phrenic nerve की, which is C3 4 5। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट जो है ये C4 की। ओके, इसमें इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा हमें नहीं ध्यान रखना। Moving on to next, now we have the mediastinum। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। mediastinum जो है उसका डिवीजन है into the superior mediastinum, फाइन, और नीचे अगर हम बात करें inferior mediastinum जो है हमारा, वो डिवाइडेड है into anterior, middle and posterior। ठीक है, ये हो गया सुपीरियर। अब इनके कंटेंट्स क्या क्या हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फाइन, तो अगर हम बात करें हमारा जो सुपीरियर मीडियास्टाइनम है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम में आपको मिलेगा द आर्च ऑफ आयोटा, योर पल्मोनरी आर्टरी, योर ईसोफेगस, ट्रैकिया, देर ऑल विल बी फाइंड इन द सुपीरियर मीडियास्टाइनम। एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडियल मीडियास्टाइनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। इसके लिए ये ध्यान में रखना होगा कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम एंटीरियर मीडियास्टाइनम से बड़ा है। ठीक है, और जो हमारा ये मिडिल मीडियास्टाइनम है, इसका कंटेंट है आपका हार्ट और आपका पेरिकार्डियम। फाइन, वाइल जो आपका पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम? ओके, सो हमारे पास है कि जो ऊपर हमारा था सुपीरियर में, तो हमारा आर्च ऑफ आयोटा था, we had arch of aorta, we had trachea, we had esophagus, यहां पर ये सब प्रेजेंट है, ये तीन हो गए इस रीजन के। देन इज दिस posterior mediastinum,
हमने देखा कि पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम जो है हमारा इट्स लॉन्गर देन द एंटीरियर मीडियास्टाइनम, और पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम में हमारे दो मेजर कंटेंट्स हैं. वन इज द डिसेंडिंग, ये जो डिसेंडिंग थोरैसिक आयोटा आप देख रहे हैं वो, और दूसरा आपका ईसोफेगस, ये जो ईसोफेगस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ठीक है. तो हमारा ईसोफेगस जो था ये सुपीरियर मीडियास्टाइनम में भी था, और नाउ इट इज इनटू द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम एज वेल. ओके, then we have next, so we now know about the contents of the mediastinum. Then we have the development of the heart. Now this is important part. ओके, इनिशियली जो है हमारे पास जो है ये दो जो है हमारी ये हार्ट ट्यूब्स होती हैं. वन इज दिस, वन इज दिस. नाउ व्हाट हैपेंस इन द लेटर टाइम्स, जो जेस्टेशनल वीक्स में लेटर ऑन व्हाट हैपेंस कि ये मिडल से ये जो है दोनों फ्यूज कर जाती हैं. ठीक है, फ्यूज कर जाती हैं और वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है. ठीक है, इसका जो अपर एंड है उसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और जो नीचे वाला एंड है उसे हम कहते हैं साइनस विनोसिस. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड दिस. ठीक है, तो अब इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ऐसे ही नाम नहीं दिया गया इनको. दे हैव बीन गिवन दीज नेम्स, बहुत सोच समझ के दिया गया डॉक्टर्स ने जो इसको नाम दिया है. दैट इज साइनस विनोसिस. विनोसिस मतलब वीनस ब्लड, जहां से वीनस ब्लड की एंट्री होगी. ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस, दैट इज जहां से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलकर बाहर जाएगा. ठीक है, तो इतनी चीज समझ लीजिए, हमारा जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है वो कुछ ऐसे पार्ट्स को ओरिजिनेट करेगा हमारे हार्ट के, जो जहां से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, आउटलेट्स, वो आउटलेट्स क्या हैं? दे आर दी आयोटा एंड द पल्मोनरी ट्रंक. ठीक है, तो यहां पर इसी से हमारा ये आंसर हो जाएगा. दैट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस, जो कि एम्ब्रियोनिक डायलेटेशन है, उससे एडल्ट स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेंगे. वन इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द असेंडिंग आयोटा एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक. उसी तरीके से हमने जैसे साइनस विनोसिस देखा ना, दिस इज समथिंग जिसके थ्रू ब्लड एंटर कर रहा है इनटू द हार्ट. Deoxygenated blood or the venous blood is entering into the heart. ठीक है, तो it will lead to the formation of your SVC, IVC. तो जो साइनस विनोसिस है that leads to formation of the sinus venosus. और जो हमारे bulbus cordus हैं, primitive ventricles हैं, primitive atrium है, all this leads to the formation of आपके जो atrias हैं और जो ventricles हैं. ठीक है, उसके अलावा अब क्या होता है कि लूपिंग होती है. अब एक बार ये तो फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, लूपिंग अकर करती है. वो लूपिंग किस तरीके से होती है? अगर आप देखोगे ना, ये आपने देखा, ये लूपिंग यहाँ पर अकर कर रही है, वो इस तरीके से अकर करती है कि ये आपका ट्रंकस आर्टेरियोसिस वाला पार्ट था, और लेट मी जस्ट गेट टू इट. इसका मुझे डायग्राम मिला नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव गॉट इट. आई विल हैव टू ड्रॉ इट नाउ. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, हमारा ये वाला पार्ट है, ये है हमारा आउटफ्लो वाला पार्ट, और मैंने इसको पहले इस तरीके से लूपिंग किया. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका लूपिंग कर दिया. उसके बाद फर्दर इसका लूपिंग कैसे होता है, इनिशियली ये ट्यूब ऐसे थी, मैंने ये इसी को ही बनाया है. ठीक है, एक सिंपल डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझाया है कि ये हमारा आउटफ्लो है और ये हमारा इनफ्लो है. ठीक है, अब क्या हुआ, इस आउटफ्लो और इनफ्लो का इस तरीके से ऐसे लूपिंग हो गया. लूपिंग होगा तो व्हाट विल हैपन, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज इनफ्लो, एंड फाइनली ये जो हार्ट ट्यूब की लूपिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो आर्टीरियल एंड है, जो आपका आउटफ्लो वाला पार्ट था, दैट कम्स टू लाई एंटीरियरली. ठीक है, और ये जो आपका इनफ्लो वाला पार्ट है दैट गोज टू द पोस्टीरियर साइड. ठीक है, लाइक दिस, सच दैट ये जो आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो से आपका क्या मतलब है, आउटफ्लो जो कि आयोटा पल्मोनरी ट्रंक बनाता है, तो दे कम टू लाई एंटीरियरली, वाइल जो आपका इंफीरियर एंड था जिससे आपका एसवीसी बन रहा था, आईवीसी बन रहा था, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, एंड द इंफीरियर वेना केवा, दे कम टू लाई पोस्टीरियरली. ठीक है, एंड ये वाला जो रीजन था ये आपका बनाएगा एट्रियाज. ठीक है,
एट्रियाज आपके पोस्टीरियरली आ गए और ये जो वेंट्रिकल्स हैं आपके एंटीरियरली आ गए। तो इस वजह से आप उन स्ट्रक्चर्स में देखते हो कि आपकी ये देखो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम दे गो पोस्टीरियरली while the right ventricle and the left ventricle they come to lie anteriorly. So this is how development of heart takes place. It's so beautiful. Okay, moving on to next. This is the same diagram. Okay, now coming on to the borders of the heart. Borders in the surface of the heart, इनके ऊपर भी questions आते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि हार्ट हमारा मिडिल मीडियस्टाइनम में लाई करता है। ठीक है, नाउ अगर हम बॉर्डर्स की बात करें ना, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पीछे की तरफ हमारा हो गया थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम, जो कि आपको पीछे की तरफ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, और बेहतर डायग्राम देखना है तो वो ये वाला है, दिस इज अ बेटर डायग्राम। ठीक है, राइट एट्रियम, then is the right ventricle, this is the left ventricle, and this is the left atrium। ठीक है, तो अब अगर हम बेस ऑफ द हार्ट की बात करेंगे, बेस ऑफ द हार्ट जो होता है वो बेसिकली फॉर्म होता है बाय बोथ द एट्रियाज। ठीक है, बेस ऑफ द हार्ट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय बोथ द एट्रियाज, जो कि आपके राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, उसमें से भी मेनली बाय द लेफ्ट एट्रिया। ये आप देखोगे ना, नाउ दिस इज द बेस। अब अगर हम इस तरीके से देखें, सो दिस इज द बेस दैट इज मेजरली फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। और अगर हम एपेक्स की बात करें, दिस इज द एपेक्स, सो दिस इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद हम आते हैं ऑन टू द राइट बॉर्डर। नाउ राइट बॉर्डर की अगर आप बात करोगे तो दैट वुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द राइट एट्रियम। इधर हम इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, राइट बॉर्डर की अगर आप बात करोगे तो राइट बॉर्डर आपका राइट एट्रियम से बनेगा। लेकिन अगर आप बात करोगे उसके देखो, ये होता है राइट एट्रियम, दिस फॉर्म्स द राइट बॉर्डर। अगर आपने बेस की बात करी तो बेस बनेगा आपका ऑफ द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम। अगर आप बात करोगे राइट कार्डियक शैडो की, तो राइट कार्डियक शैडो में ना सिर्फ राइट बॉर्डर नहीं आएगा, उसमें पूरा आएगा, उसमें एसवीसी आएगा, उसमें राइट एट्रियम आएगा, एंड उसमें आपका आईवीसी भी आएगा। ठीक है, तो राइट कार्डियक शैडो के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सो यू नीड टू नो अबाउट दी राइट कार्डियक शैडो। उसके अलावा राइट बॉर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको बेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको एपेक्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन वी आर ऑन टू दी इंफीरियर सरफेस। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंफीरियर बॉर्डर की बात करोगे तो इंफीरियर बॉर्डर वुड बी बिकॉज ऑफ ये जो है इतना, दैट इज राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर, that is inferior border। लेकिन यहीं पर अगर आप बात करोगे इंफीरियर सरफेस की, तो इंफीरियर सरफेस जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय 2/3 बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप इस पूरे इंफीरियर सरफेस की बात करोगे ना, इस पूरे अगर इंफीरियर सरफेस की बात करोगे तो इट विल बी मोर कंट्रीब्यूटेड बाय द योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेसर बाय द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पार्ट राइट एट्रियम का भी आता है। ठीक है, तो अगर इंफीरियर सरफेस की बात हो रही है तो इट्स द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, बट मेजरली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, देन आई थिंक दैट्स इट। एंटीरियर सरफेस में हमारा सारा आ जाएगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बट मेजरली इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द राइट वेंट्रिकल अगर हम एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे तो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम को समझने के लिए आप सबसे पहले देखिए हमारा जो ये हार्ट का जो वॉल है ना,
इससे सबसे पहले एक वॉल जो है नीचे डिसेंड की तरफ, एक सेप्टम जो है नीचे डिसेंड करके आता है, तो उसे हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम, ठीक है। और नीचे हमारा एंडोकार्डियल कुशन है, उससे भी कुछ टिश्यू जो होता है ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो रीजन है उसे हम कह देते हैं फोरामन सेकंडम, ठीक है, ठीक है। नाउ फिर एक टाइम आता है जब ये वाला एरिया जो होता है ये फ्यूज कर जाता है। इन फ्यू वीक्स ऑफ जेस्टेशन व्हाट हैपेंस, और मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, ये दोनों जो है फ्यूज कर जाते हैं। जब ये फ्यूज कर जाते हैं, जस्ट आफ्टर दैट एक और सेप्टम जो है वो डिसेंड करके नीचे की तरफ आता है फ्रॉम द रूफ ऑफ दिस हार्ट वॉल ऑफ द थोरैसिक वॉल, ठीक है। तो उसको अब क्योंकि पहले जो था दैट वाज सेप्टम प्राइमम, नाउ दिस इज सेप्टम सेकंडम, ठीक है, सेप्टम सेकंडम। और इसमें जो है एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। यहाँ पर जो ये ओपनिंग है ये एक ओवल ओपनिंग है, एंड दिस इज फोरामेन ओवेल। और ये वाली जो ओपनिंग थी दिस वाज फोरामेन सेकंडम, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब बच्चा बर्थ होता है बच्चे का, वो ब्रेथ अंदर लेता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो चैम्बर्स की भी फिलिंग होती है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट एट्रियम में जो होता है प्रेशर इंक्रीज, राइट एट्रियम में भी इंक्रीज होता है, और ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ फिर फ्लो करके जाता है, लाइक एज यू सी हेयर कि ब्लड का जो फ्लो एक फीटल सर्कुलेशन में होता है ना, वो क्या होता है, राइट एट्रियम से निकल के, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ठीक है, ये राइट एट्रियम है आपका, राइट एट्रियम से निकलकर फोसा ओवैलिस से निकलकर फोरामेन सेकंडम से निकलकर इट कम्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब उसने लंग्स को बाईपास कर लिया। कैसे किया, फोसा ओवैलिस के थ्रू और फोरामेन ओवेल के थ्रू, एंड देन पासिंग थ्रू द फोरामेन सेकंडम एंड रीचिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इस तरीके से वो लंग्स को बाईपास कर गया। लेकिन अब क्योंकि जब बच्चे ने फर्स्ट ब्रेथ ली, ऑक्सीजन अंदर एंटर किया, एट्रियल प्रेशर्स बढ़े, तो व्हाट हैपेंस, ये जो हमारा सेप्टम प्राइमम था और सेप्टम सेकंडम था, अब ये जो सेप्टम प्राइमम था, ये आप देख रहे हो, ये जो ऊपर फोरामेन सेकंडम था ये तो फ्यूज कर जाता है सेप्टम सेकंडम के साथ, और ये जो नीचे आपका फोरामेन ओवेल था ये फ्यूज कर जाता है आपके नीचे ये जो फोरामेन प्राइमम आपका सेप्टम प्राइमम था, सच दैट ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, और ये सारा का सारा जो एरिया है ये ऑब्लिटरेट हो जाता है, और इसके बीच में बन जाता है आपका एक कॉन्टिन्यूअस इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। अगर बर्थ के डिफेक्ट्स कुछ रह जाते हैं, तो इफ दीज फोरामिनास फेल टू क्लोज, तब हमें मिलता है जो हम पेटेंट फोरामिन ओवेल कहते हैं, या फिर हम पेटेंट फोरामिन ओवेल कहते हैं, या फिर हम जो आई थिंक ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो सब इसी की वजह से होते हैं। फाइन, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी read about the foramina of heart. ओके, अगर हम फीटल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें ना, तो अब ये देखिए, ये है बेबी। नाउ बेबी के अंदर ना सबसे पहली चीज जो है, अगर आप देखोगे आपके पास हमारा जो व्हाट डू यू कॉल एज, दिस इज द प्लासेंटा एंड दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारे पास क्या होता है, इनिशियली 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 2 अम्बिलिकल वेन्स होती हैं। लेकिन what happens is कि as the fetus grows, अम्बिलिकल वेन्स में से 2 में से एक रह जाती है और एक रिग्रेस कर जाती है। लेफ्ट इज लेफ्ट एंड राइट रिग्रेसेस, ओके। तो हमारे पास फाइनली जो है हमारे पास सिर्फ एक अम्बिलिकल वेन रह गई। नाउ अम्बिलिकल वेन का जो काम होता है ना, नाउ ऑल्दो इट्स अ वेन, बट फीटस में उसका फंक्शन अलग है। वो क्या करती है, अम्बिलिकल वेन जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्लासेंटा के पास जो ब्लड मदर से आया था, ठीक है, मदर से जो ऑक्सीजन आया था और फीटस का जो ब्लड आया था प्लासेंटा के पास, वहां पे उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो है अब फीटस के पास जाएगी। अब वो कैसे जाएगी, ये चीज नोट करिए। पहला क्या होता है कि ये जो अम्बिलिकल वेन जो है, अब यहाँ देख रहे हो, ये जो अम्बिलिकल वेन है वो थ्रू द डक्टस विनोसस वो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द आईवीसी, ठीक है। नाउ
वो लिवर को पास नहीं कर रही है, वो लिवर को बाईपास कर रही है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, प्री मेच्योर है, अभी उसका लिवर भी प्री मेच्योर स्टेजेस में है ऑफ डेवलपमेंट, तो लिवर के पास जाना बेकार है, वो कुछ प्रोसेस उसे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ब्लड जो है वो अम्बलाइकल वेन के पास होने के बाद जो है ब्लड गोज टू दी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर को भी बाईपास कर जाता है, डक्टस वेनोसस के थ्रू वो इंफीरियर वेना केवा के पास जाता है, एंड देन द इंफीरियर वेना केवा टेक्स इट टू द राइट एट्रियम। नाउ वंस इट रीचेस द राइट एट्रियम, ये हमने जो यहाँ पर डायग्राम देखा था, अब एक बार वो जो ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, अब वो राइट एट्रियम में व्हाट हैपेंस इज कि जो फोरामेन ओवेल है उसके थ्रू निकलकर वो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, वो यहाँ नहीं गया। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है वो फीटस में राइट एट्रियम से थ्रू द फोरामेन ओवेल आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और आयोटा के थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस विल गो देयर। ठीक है, लेकिन थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यहाँ पर आ जाता है राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। ये जो राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में जाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि अभी लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं, हमें लंग्स को बाईपास करना है। ठीक है, लिवर अभी मैच्योर नहीं हुआ था तो हमने डक्टस वेनोसस के थ्रू उसको बाईपास कर लिया। अब लंग्स भी मैच्योर नहीं है, हम उसको बाईपास करना चाहते हैं, तो हमने राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के थ्रू भेज दिया थ्रू फोरामेन ओवेल ना। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ ही जाता है। ठीक है, अब वो कोशिश करेगा कि वो अब इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाए लंग्स के पास, लेकिन हमें उसे प्रिवेंट करना है। तो वो हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? ऐसे, ये आप देख रहे हो आयोटा है, दिस इज द आर्च ऑफ आयोटा एंड दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक। हमने एक इसको भी बाईपास करने का तरीका बना दिया, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस है जो कि पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड को बाईपास कर देगा टू द आयोटा, ताकि ब्लड लंग्स के पास जा ही ना पाए। वो सारा ब्लड जो है वो आयोटा के थ्रू इट विल नाउ गो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फीटस, उन्हें सप्लाई करेगा, हेड, नेक, ब्रेन, लिम्स, एब्डोमेन सबको सप्लाई करेगा। उसके बाद जो ब्लड बच जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट विल देन रीच टू द एक्सटर्नल इलियक वेन्स जो हैं उनके पास, एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज जो हैं उनके पास पहुंचेगा, और वहां से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया द अम्बिलिकल आर्टरी इट विल वंस अगेन रीच टू द प्लासेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, तो बस ये चीज समझिएगा कि फीटस में कितनी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, एक अम्बिलिकल वेन है, कौन सी है? लेफ्ट इज लेफ्ट एंड राइट वन रिग्रेसेस। Function of umbilical artery is to carry the deoxygenated blood, although it's an artery but it carries deoxygenated blood, and the vein, the umbilical vein carries the oxygenated blood. Okay, then अब इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये रिग्रेस करके एडल्ट में जो है कुछ और नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एडल्ट में वो इनसे कुछ और बनाते हैं। ओके, जो हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन्स की हमने बात की थी, राइट तो पहले ही रिग्रेस कर गई थी, जो हमारी लेफ्ट बची थी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन थी, वो ऑब्लिटरेट होती है और वो बनाती है लिगामेंटम टेरिस। I'm writing the short form. ठीक है, तो हमारा जो अम्बिलिकल वेन है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ने, राइट तो हमारी रिग्रेस पहले ही हो गई थी, तो जो लेफ्ट अम्बिलिकल हमारी वेन थी उसने बनाया हमारा लिगामेंटम टेरिस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस हमारा बनाता है लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम टेरिस जो है हमारा दैट इज प्रेजेंट इन द लिवर, ऑन द लिवर यू मे से। फोरामेन ओवेल से हमारा फोसा ओवैलिस बनता है। डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो यूजुअली 1 to 4
डेज ऑफ बर्थ में वो ऑब्लिटरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेसोस्पैज्म, जो कि हाइपोक्सिया की वजह से होता है। लेकिन एनाटॉमिकली उसका जो ऑब्लिटरेशन होता है वो अकर करता है 3 months टू और 3 months में ऑब्लिटरेट होता है पूरा, ठीक है। वैसे तो 1 to 4 days में वैसे तो 1 to 4 days में वो रिग्रेस कर जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली जो है वो रिग्रेस करता है 3 months में, और यू मे से अबाउट 4 weeks में, ठीक है। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लिगामेंटम आर्टीरियोसम, इट फॉर्म्स लिगामेंटम आर्टीरियोसम। और अगर यही पेटेंट रह जाता है तो दैट लीड्स टू पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। देन इज द अम्बिलिकल आर्टरी। ओके, डिस्टल पार्ट जो होता है अम्बिलिकल आर्टरी का वो तो ऑब्लिटरेट हो जाता है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो परसिस्ट करता है एडल्ट्स में, एंड इट इज कॉल्ड एज राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को नोट कीजिए। जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी है उसका जो डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, दैट गेट्स obliterated and it leads to the formation of medial umbilical ligament, MUL। वो बनाता है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। वाइल जो हमारा ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट बेसिकली इन एडल्ट्स इट परसिस्ट एज राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बनाता है वो, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव द ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। जो मेजर 2 वेसल्स हैं हमारी, द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ठीक है, अब इसकी आप ब्रांचेस देख लीजिए। हमारी जो ब्रांचेस हैं लेफ्ट की, वी हैव द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, द लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, एंड जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स हमारी जो आर्टरी होती है। वाइल जो राइट कोरोनरी आर्टरी है हमारी, उसकी ब्रांचेस हैं द राइट मार्जिनल आर्टरी, और एक पोस्टीरियरली भी आती है जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है इसकी। और इसकी जो होती है हम उसे जो इसकी एक ब्रांच है दैट इज पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो हमारा ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये भी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ही ब्रांच है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच जो है ये भी होती है एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि जो हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारा जो है सप्लाई कर रहा है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, एंड अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको सप्लाई कर रहा है हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी। वाइल जो हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हमारा सप्लाई करता है लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल को मेजरली, एंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एज वेल, एंड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके अलावा हमारा जो पूरा कंडक्शन सिस्टम है that is completely being supplied by the right coronary artery except for the left branch of the जो वो bundle of his का जो left branch होता है that is not supplied by the right coronary artery, rest all is being supplied by the right coronary artery। so you understood, हमारा जो right coronary artery है वो हमारा supply कर रहा है right atrium को, it is supplying right ventricle, and it is also supplying a small part of the left ventricle, and जो इंटर वेंट्रिकुलर हमारा सेप्टम है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसे सप्लाई कर रहा है ये। वाइल जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल and the anterior
इंटर ventricular septum जो है that is being supplied by the left coronary artery. Okay. After that we have the venous drainage of the heart. This is also very important कि इस बार की यूपीएससी एग्जाम में जो आपका होम्योपैथी पार्ट का था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर हम venous drainage of the heart की बात करेंगे तो हमारी जितनी वेन्स हैं हार्ट की वो सभी जो है वो ड्रेन करती हैं इनटू द कोरोनरी साइनस. ये आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो हमारा पूरा पार्ट है ना, दिस इज द कोरोनरी साइनस. तो जो हमारी जितनी भी वेन्स हैं हार्ट की, जितनी भी वेन्स हैं हार्ट की वो सभी जो है ड्रेन करती हैं इनटू द राइट कोरोनरी साइनस एक्सेप्ट फॉर द टू one or coronary sinus itself drains into the right atrium, okay, except for two, which are, let me just mark them, except for the anterior cardiac vein, okay, and the other one is, where is it, it has not been shown in the figure में शो नहीं किया हुआ है, बट जो हमारे थेस्बियन वेन होती है जिसे हम विने कॉर्डस मिनिमे भी कहते हैं, ठीक है, ये दो हैं जो कि हमारी ड्रेन करती हैं राइट एट्रियम में डायरेक्टली. ठीक है, उसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं, बी इट द ग्रेट कार्डियक वेन, ये जो आपने यहाँ पर देखी, लेट मी मार्क दिस अगेन, आपकी दिस वन, जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो, अब चाहे वो ग्रेट कार्डियक वेन हो या फिर वो हमारी मिडल कार्डियक वेन हो, इसको हमने GMS से याद किया. दैट इज द ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन एंड द स्मॉल कार्डियक वेन. दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कोरोनरी साइनस. उसके अलावा पोस्टीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ये सभी वेन्स हैं जो कि आपकी ड्रेन करती हैं. एंड द राइट मार्जिनल वेन, राइट एंड लेफ्ट जो हमारी मार्जिनल वेन्स हैं, दे ऑल्सो ड्रेन इनटू द, ओके, दे ड्रेन इनटू द कोरोनरी साइनस. लेकिन हमारा एंटीरियर कार्डियक वेन और हमारा जो विने कॉर्डस मिनिमे, ये दोनों हैं जो कि कोरोनरी साइनस में ड्रेन ना करके दे डायरेक्टली ओपन अप इनटू द राइट एट्रियम. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. नाउ वी हैव द लंग्स. लंग्स में जो हमें सबसे पहली चीज जाननी है दैट इज कि राइट एंड लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं और कितने फिशर्स हैं. तो इसको फास्ट जो है एक रिविजन कीजिए कि जो हमारा राइट लोब है उसके अंदर दो फिशर्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड द ओब्लिक, एंड इट डिवाइड्स द लंग इनटू सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर लोब, SMI. ठीक है, SMI कर लो या सिम कर लो, व्हाटएवर. लेफ्ट लोब जो है वहां पे सिर्फ एक ही फिशर है, विच इज द ओब्लिक फिशर, एंड दैट डिवाइड्स द लंग्स इनटू टू लोब्स, विच इज द सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब. ठीक है, उसके बाद जो हमें जानने की जरूरत है ना, वो चीज ये देखिए कि जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, जो हाइलम ऑफ द लंग होता है ना, हाइलम ऑफ द लंग पे स्ट्रक्चर्स किस तरीके से प्रेजेंट है. अब हाइलम ऑफ द लंग, अगर हम राइट लंग की बात कर रहे हैं तो हाइलम ऑफ लंग पे स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट है, लेट्स जस्ट सी. Okay, now this is the sorry, okay, this is the pulmonary artery, ये है pulmonary vein, और ये है हमारा ब्रोंकस. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर प्रेजेंट. अब इसको याद रखने के लिए ना, लेट मी जस्ट गिव यू अ निमोनिक, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. ओके, ऑलराइट. अब अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि ऊपर से नीचे तक एट द हाइलम ऑफ द लंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर तो ये पल्मन, अब आप यू माइट बी astonished to see कि ये मैं बोल तो इसको पल्मोनरी आर्टरी रही हूं पर मैं इसको लेबल ब्लू कर रही, because pulmonary artery carries deoxygenated blood, mark that.
ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ऐसे लाई करती है, थोड़ा हायर इस तरीके से है ये पूरा, ठीक है। तो अगर हम सुपीरियर टू इंफीरियर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट अटल बिहारी वाजपेयी, दैट इज ए, बी and V, which is pulmonary artery, bronchus and the pulmonary veins. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें मिलता है pulmonary artery, we get the bronchus and inferiorly we get the two pulmonary veins, जिसमें से inferior pulmonary vein जो है वो सबसे नीचे मिलती है, ठीक है। और यही अगर हम anterior to posterior जाएंगे, अगर यही हम anterior to posterior जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? Then what will we get? Then what will we get is we'll get the pulmonary veins, we get the valve, that is सबसे पहले होगी anteriorly आपकी pulmonary veins होंगी, फिर artery होगा और फिर bronchus होगा, ठीक है। तो इस निमोनिक को याद रखिए कि अगर आप anterior to posterior जा रहे हैं तो हाइलम पे जो स्ट्रक्चर्स हैं they will be valve, और यही आप अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो, सुपीरियर टू इंफीरियर जा रहे हो, तो आपको मिलेगा ए, बी, वी, दैट इज anterior to posterior अगर आप देखोगे you'll get the pulmonary veins anteriorly followed by pulmonary artery and bronchus posteriorly, while जब आप superior to inferior जाओगे you'll get the pulmonary artery, उससे नीचे the bronchus and then the pulmonary veins। and ये question आया था कि सबसे inferior most structure at the hilum क्या होता है? it is the जो इंफीरियर पल्मोनरी वेन है। और यही चीज एक डिफरेंस और आता है, जो राइट हाइलम है ना, राइट लंग है, उसके हाइलम में ब्रोंकस जो है वो उस दो टाइप के ब्रोंकस है, एक है एप आर्टीरियल ब्रोंकस जो कि पल्मोनरी आर्टरी से ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपके पास हाइलम ऑफ द राइट लंग का आ जाएगा तो वहां पे ऑप्शन में आपके पास एप आर्टीरियल ब्रोंकस भी हो सकता है। तो यू विल गेट एपार्टीरियल ब्रोंकस, देन यू विल गेट द पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद आपको हेपार्टीरियल ब्रोंकस मिलेगा, और उसके बाद आपको पल्मोनरी वेन्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमने जनरल ऑर्डर समझा कि पहले हमें आर्टरी मिलेगी, फिर हमें ब्रोंकस मिलेगा, फिर हमें वेन मिलेगा। पर अगर हम राइट लंग के बारे में बात करेंगे तो स्पेशली उसके बारे में विच विल यू सी इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, कि आगे आएगा वो फोटोग्राफ जिसके अंदर यू विल सी कि सबसे ऊपर एपार्टीरियल ब्रोंकस है, देन पल्मोनरी आर्टरी है, देन हेपार्टीरियल ब्रोंकस है, एंड देन द पल्मोनरी वेन्स। नाउ कमिंग ऑन टू द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। हर एक लंग जो है उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले आपने देखा ट्रैकिया जो होता है वो आपका डिवाइड करता है इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है दैट फर्दर डिवाइड्स इनटू दी लोबार ब्रोंकस। हमने देखा था हमारे पास ये लंग्स हैं, ठीक है, यहां पर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया से हमारा ये राइट मेन ब्रोंकस आ गया, ठीक है। और हमारे पास लोब्स कितनी है? वी हैव द अपर लोब, वी हैव द अपर लोब, द मिडल लोब एंड द, ये मिडल हो गया और ये इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो अब आती है लोबार। एक तो हमारी मेन प्राइमरी जो हमारी प्रिंसिपल ब्रोंकस हो गई, उस प्रिंसिपल ब्रोंकस से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लोबार ब्रोंकाई आएगा, वो हमारा सेकेंड डिग्री ब्रोंकाई होता है, एक इस अपर लोब के लिए, एक मिडल लोब के लिए और एक इंफीरियर लोब के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रोंकस आ गया। उसके बाद फर्दर ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है, इससे फर्दर हमारे हर एक सेगमेंट के लिए, हमारे हर एक लोब के अंदर भी पर्टिकुलर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के पास हर एक के पास टर्शरी ब्रोंकस जाएगा, ठीक है, हर एक के पास एक टर्शरी ब्रोंकस जाएगा। तो ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं राइट लंग में 10 होते हैं, और यही ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो हैं ऑन द लेफ्ट साइड आर 8 इन नंबर। यू कैन अगर आप याद कर सकते हो तो यू कैन सी कि अपर लोब में वी हैव द एपाइकल,
पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ये 3 है। जो हमारा मिडल लोब है उसके अंदर हमारे पास लेटरल और मीडियल, ये 2 सेगमेंट्स हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और जो हमारा सबसे लोएस्ट वाला लोब है, इंफीरियर लोब है, उसके अंदर हमारे पास एक होता है सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 प्लस दीज 2 and 3 makes a total 10, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, वी गेट दी हर एक का एक टर्शरी ब्रोंकस होगा, ठीक है। एंड वी हैव रेड अबाउट द कि कितने कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। देन मूविंग ऑन टू हर एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में जो है क्या क्या होता है, ये देखिए, दीज आर दी एल्वियोलाइज, ये एल्वियोलाइज हैं। ये हमारा ब्रोंकस ऊपर से टूटकर जब आया, मतलब डिवाइड होकर आया, तो यहाँ पर जो आता है ना हमारे पास टर्शरी ब्रोंकियोल है, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकियोल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो यहाँ पे ब्रोंकियोल कौन सा है, इट्स द टर्शरी वन, ठीक है। उसके अलावा देयर इज अ ब्रोंकियल आर्टरी एंड अ पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में नहीं होती है, वो इंटर सेगमेंटल रीजन में होती है। तो एक पल्मोनरी वेन जो है वो ड्रेन करती है नॉट जस्ट अ सिंगल ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बट मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि विच ऑफ दीज डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। So bronchial artery, pulmonary artery and the tertiary bronchiole, this forms the part of the bronchopulmonary segment, while the pulmonary vein is not the part of bronchopulmonary segment. It lies in the inter segmental area. Okay. Next, we read about the VAB and ABV. Okay. So okay, we'll divide it into 2 parts. ये वाला पार्ट हमारा लंग्स के लिए हो गया और ये वाली हमारी प्लूरा की मार्किंग्स के लिए हो गया। तो अब सबसे पहले जो है हम बता रहे हैं मिड स्टर्नल लाइन में, मिड स्टर्नल, उसके बाद मिड क्लैविकुलर, देन मिड एक्सिलरी एंड लास्टली दी पैरावर्टिब्रल लाइन, ठीक है। तो इसमें लंग्स की जो मार्किंग रहती है ना, लंग्स की मार्किंग रहती है द सिक्स्थ रिब, द एट्थ रिब एंड द 10th रिब, वाइल जो प्लूरा की है वो मिड स्टर्नल लाइनिंग में तो मिड स्टर्नल लाइन में तो सेम है, ठीक है। मिड क्लैविकुलर लाइन में भी इट्स द सेम। इन द मिड क्लैविकुलर लाइन इट्स बेसिकली 8 एंड देन मिड एक्सिलरी में इट्स 10 और जो पैरावर्टेब्रल लाइन है उसमें इट्स एट द लेवल ऑफ 12th रिब, ठीक है। सो दिस इज ऑफ द राइट प्लूरा, ये राइट प्लूरा का है। वहीं अगर हम लेफ्ट प्लूरा की अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमें बेसिक जो है वो ये याद करना है कि ये राइट प्लूरा का है। ये राइट प्लूरा का है हमारा एंड ओके, सो जस्ट लाइक दिस ओनली। तो लंग्स का जो है वो 2 लेवल ऊपर रहता है प्लूरा से, ठीक है। तो 6 6 8 10 एंड 6 8 10 12. So that's all for today. I hope you understood the thorax anatomy and it will add a little bit value to your preparation. Keep reading and keep revising. Thank you.